हेलो स्टूडेंट, आई एम कुसुम द्विवेदी। आपको लास्ट वीडियो में एक एक्टिविटी दी थी। आई होप आप लोगों ने की होगी, लेकिन किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। चलिए लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ अवर चैप्टर। द टॉपिक इज़ ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड एंग्राइज एट द एंड ऑफ प्रिविलेजेस। मतलब किस तरह से आपने रीड किया लास्ट वीडियो में कि जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। दो स्टार्टिंग के जो एस्टेट्स थे, क्लर्जी स्टेट और नोबिलिटी, वो अरिस्टोक्रेटिक स्टेट थे। अरिस्टोक्रेटिक मतलब बाय बर्थ उनको लैंड या प्रॉपर्टी थी उनके पास, और प्रिविलेजेस भी दिए गए थे। और एक थर्ड एस्टेट था जो कि कॉमन पीपल्स का था। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि जिनके पास थोड़ा धन या लैंड है, और कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही लैंडलेस हैं और काफ़ी पुअर हैं, बेगर्स भी हैं। तो किस तरह से इसमें एक सोसाइटी से मिडिल क्लास का एमर्ज होता है, मीन्स पुअर और एरिस्टोक्रेटिक के बीच में एक बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग कह लो या फिर एक न्यू मिडिल क्लास निकल के आता है, जो कि फाउंडर होता है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ये कौन है लोग, किस तरह से मिडिल क्लास एमर्ज होता है, इसको देखते हैं हम। इन द पास्ट, peasants and workers had participated in revolt against the increasing taxes and the food scarcity। जिस तरह से आपने देखा कि फ्रांस में हार्वेस्टिंग कम हुई या फिर जो ब्रेड है उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिसे हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जानते हैं। पास्ट में क्या होता था कि इस तरह से कि फूड स्कैसिटी जो होती थी या फिर जो टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता था, कुछ रेवॉल्ट्स हुए हैं इसके अगेंस्ट, कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, बट दे लेक्ड द मीन्स एंड द प्रोग्राम टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिकल ऑर्डर। लेकिन कमी ये थी कि उनके पास कोई एक मास्टर प्लान नहीं था कि किस तरह से मूव किया जाए, किस तरह से इस रेवॉल्ट को शेप दिया जाए। तो इनके जो रेवॉल्ट्स थे वो फेलियर हुए, मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया, इनको दबा दिया गया या इनको शांत करा दिया गया। तो इसके आगे क्या होता है कि मतलब इनके किसी भी स्टेप से कोई भी सोशल या इकोनॉमिकल चेंज नहीं आया सोसाइटी में। चेंज किस तरह से आता है? दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड एस्टेट हु हैड बिकेम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। फिर ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टोटल चली जाती है थर्ड एस्टेट के उन लोगों के ऊपर जो कि अभी धीरे धीरे थोड़े प्रॉस्पर होते जा रहे हैं, एज वेल एज दे हैव एजुकेशन, वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास न्यू आइडियाज़ हैं। जैसे कि हम देखते हैं 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्ज ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्स द मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी जो रही है, मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये विटनेस रही है, इसमें ही मेनली निकल के आया है ये एक ऐसा सोशल ग्रुप एमर्ज होकर आया है जिसको टर्म्स मिडिल क्लास, यानी इसको मिडिल क्लास के नाम से हम जानते हैं। who earned their wealth through an expand overseas trade, जिन्होंने ओवरसीज ट्रेड यानी कि अब 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग या मिडल तक आपको पता है कि ओवरसीज ट्रेड जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। ओवरसीज ट्रेड यानी समुद्री यात्राएं के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे ट्रेड होता है, इसको ओवरसीज ट्रेड बोला जाता है। और इससे का एक एग्जांपल हम इंडिया में भी देखते हैं, किस तरह से ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया आती है फॉर द ट्रेड। तो इस तरह से जो ट्रेड स्टार्ट होता है, तो एक ग्रुप है जिनके पास थोड़ा भी इन्वेस्ट करने के लिए है, उसने ओवरसीज ट्रेड के थ्रू थोड़ा पैसा कमा लिया है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, सच एज वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल। दे वर इधर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मैन ऑफ द सोसाइटी। वो ऐसे चीज़ों का ट्रेड किया करते थे जो कि रिच या अरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं जो ख़रीदना पसंद करते थे फ्रॉम द डिफरेंट सिटीज़ या डिफरेंट कंट्रीज़। तो इनका ट्रेड काफ़ी अच्छा चलता था, जिसके थ्रू इन्होंने थोड़ा पैसा बना लिया था। एक ऐसी सोसाइटी निकल के आ रही थी जो कि थर्ड एस्टेट से है, लेकिन जिनके पास पैसा है, यानी कि इसको हम मर्चेंट बोल सकते हैं। इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर, द थर्ड एस्टेट इंक्लूडिंग प्रोफेशंस एज लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। केवल मर्चेंट और मैन्युफैक्चर ही पैसे वाले नहीं थे, इसके अलावा कुछ और भी लोग थे जो कि जैसे प्रोफेसर्स हैं या लॉयर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं, ऑफिसर्स वर्क करते हैं राज्य में, तो उनके पास भी कुछ पैसा था। मतलब इस थर्ड एस्टेट ग्रुप में भी हम देख रहे हैं कुछ लोग जो निकल के आ रहे हैं जो कि एजुकेटेड हैं, और एज वेल एज इनके पास पैसा भी है, धन भी है। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth.
अब जो लोग पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे बन जाते हैं, उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, वो चीज़ों को सेंसिबली सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से एक ही कंट्री में रहने वाले दो अलग अलग टाइप के लोगों के साथ दो अलग अलग टाइप का व्यवहार हो रहा है। एक को बाय बर्थ काफ़ी सारे प्रिविलेज दी गई हैं, काफ़ी लैंड और पैसा मिला हुआ है, दूसरी तरफ जो पुअर पीपल हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उनके ऊपर सारा टैक्सेशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दे कैन सी ऑल दैट, वो ये सब देख पाते थे जो एजुकेटेड लोग थे। एंड दिस बिलीफ सिस्टम, मतलब उनका ये मानना था कि जो बाय बर्थ जो प्रिविलेज दिया गया है दैट शुड बी एब्डिकेटेड, उन सबको ख़त्म होना चाहिए। रादर अ पर्सनल सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन द मेरिट, बल्कि ये जो सोशल पोजीशन दी गई है एरिस्टोक्रेटिक की, ये बाय द मेरिट, उनके काम के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। दिस आइडिया एनवराइजेज अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल्स लॉ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इस टाइप का जो आइडिया है वो सोसाइटी में एक फ्रीडम और इक्वलिटी की बात करते हैं, एक ऐसा लॉ जो सबके लिए समान होगा, समान अपॉर्चुनिटी होगी सबके लिए। एंड वर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स सच एस जॉन लॉक एंड जीन जॉकब रूसो। ये दो फिलोसोफर्स हुए हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया है एक इंडिपेंडेंट स्टेट का एज वेल एज इक्वल लॉ। ये आइडिया में रूसो या जॉन लॉक की बुक से मिलता है। In his two treatises of government, Locke sought to refute a doctrine of the divine and absolute right। ये जॉन लॉक ने लिखी है बुक द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने बताया है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है, ये जो क्लैर्जीज थे या जो चर्च है उनके लोगों को डिवाइन माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये ईश्वर के लोग हैं और इनकी जो प्रिंसिपल्स है या फिर इनकी जो डॉक्टराइंस, इनकी थ्योरीज़ हैं दैट मस्ट बी फॉलोज बाय ऑल, ये बातें सभी को माननी चाहिए बाय द सोसाइटी। ये जो एब्सोल्यूट राइट की बात करते हैं ऑफ द मोनार्क, के मोनार्क जो है हमारे ऊपर जो राजा है वो सर्वे सर्वा है, वो जो कुछ भी कहेगा दैट मस्ट बी फॉलोड, दैट इज़ राइट। तो ये जो डॉक्टरेट डिवाइन है, ये जॉन लॉक ने इसको अपोज किया अपनी बुक में। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड प्रोस्पेरिंग एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट बेस्ड इन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव। अब जो रूसो हैं इन्होंने भी एक किसी टाइप का आइडिया दिया अपनी बुक में। वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो गवर्नमेंट और पीपल्स के संबंध से, यानी उनके मिक्सिंग से, मतलब दोनों एक साथ मिलके इसको रिप्रेजेंट करें, तब जाके कोई नेशन प्रॉस्पर कर सकता है। क्योंकि अगर कुछ ही पार्ट इन्वॉल्व है सोसाइटी में तो सोसाइटी कंप्लीट डेवलप नहीं करता। तो उनका आइडिया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कॉमन पीपल का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। द स्पिरिट ऑफ लॉज द मोंटेस्क्यू प्रपोज। अब ये एक और फिलोसोफर हैं मोंटेस्क्यू, जिन्होंने ये प्रपोज किया अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में कि डिवीज़न ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखिए स्टूडेंट, आज जो हम अपनी कंट्री में देखते हैं हमारी गवर्नमेंट फॉर्म है, लेजिस्लेचर्स हैं, देन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये मोंटेस्क्यू ने प्रपोज की थी इन हिज बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉ। इनके अकॉर्डिंग जो टोटल पावर है कंट्री की वो इन 3 बॉडीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इन फोर्स इन द US। सबसे पहले ये जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव का जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था ये इम्प्लीमेंट किया गया है USA में। जो अमेरिका में जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी 13 कॉलोनीज़, उनको उन्होंने फ्री कराया, यानी अमेरिकन जब फ्री हो गए तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इट्स गारंटी of individual rights was an important example for political thinker in France। और जो फ्रांस ने जब ये देखा, अमेरिका का आइडिया लिया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया लिया कि किस तरह से कॉमन पीपल्स को राइट भी दिए गए हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एज वेल एज एक 3 बॉडी ऑफ गवर्नमेंट को वो इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आइडिया जो एजुकेटेड फ्रांस के लोग थे उन्होंने ये आइडिया लिया और उन्होंने ये सोचा कि दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट या ह्यूमन राइट्स की बात हमारे फ्रांस में भी होनी चाहिए। एंड दिस फिलोसोफर वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। और जो फ्रांस के एजुकेटेड लोग थे अब उन्होंने ये आइडिया अपने फ्रांस में स्प्रेड करने का ज़िम्मा लिया।
वो कॉफ़ी हाउसेस में, सैलून्स में, जो बार्बर शॉप्स होती है वहाँ पर, या कॉमन प्लेसेस जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, उन्होंने इस चीज़ों को, इन बातों को डिस्कस करना स्टार्ट किया कि किस तरह से रूसो ने, किस तरह से मोंटेग्यू ने एक डिफरेंट स्टेट को अपनी बुक में डिपिक्ट किया है, किस तरह से अमेरिका ने इनके रूल को फॉलो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आइडिया आपस में स्प्रेड किया करते थे फ्रांस सोसाइटी में। और जो लोग नहीं पढ़ पाते थे, मतलब ये आइडियाज़ बाय डिस्कशन चलते थे, एज़ वेल एज जिसके ऊपर बुक्स भी लिखते थे, वो लोग न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालते थे। और उन लोग के लिए स्पेशली जो पढ़ नहीं पाते थे, यानी कि आपको पता है कि थर्ड स्टेट में बहुत से लोग पुअर हैं, एंड पुअर हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन देयर एट दैट टाइम। तो मोस्टली जो पुअर्स थे वो थर्ड स्टेट के पीपल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर भी ये आइडिया डालना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है थर्ड स्टेट की। तो उन लोगों के लिए ये लोग अलाउड, मतलब ग्रुप में जो जो से डिस्कस किया करते थे या फिर इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ के सुनाया करते थे इन आइडियाज़ को। These were frequently read aloud in the group for the benefit of those who could not read and write. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of state generated anger and protest against the system of privilege. अब उसी बीच एक र्यूमर या एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है पब्लिक के पास कि लुइस 16 जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि कुछ फर्दर टैक्सेस, और मतलब कुछ और ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए जाएं। जैसे कि आपको पता है, मैंने क्वेश्चन में भी आपसे पूछा था कि लुइस 16 बार बार एक नए नए टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करते थे। क्या कारण थे उनके? मेनली ये रीज़न था कि लुइस 16 के बहुत सारा एक्सपेंसेस थे, बहुत ज़्यादा खर्चे थे जिसको वो कवर अप नहीं कर पाते थे, और इसी कारण उनको बार बार एक नया टैक्स पब्लिक को लगाना होता था। तो एक नया टैक्स का प्लान निकल के आता है, पब्लिक इसके बारे में सुनती है, तो उनको एक मौका भी मिल जाता है थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड पीपल हैं अपने आइडिया को स्प्रेड करने का, एज़ वेल एज़ प्रोटेस्ट करने का, उस टैक्सेशन का विरोध करने का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्स टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस, वो अपने टैक्सेस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और दोबारा ये जो आइडिया है टैक्स बढ़ाने का, ये लोगों के अंदर विद्रोह भर देता है, एंगर भर देता है, और सिस्टम जो प्रिविलेज बेस्ड है उसको ख़त्म करने की उन लोगों के अंदर ये महत्वाकांक्षाएं इकट्ठा होती हैं या बनती हैं। तो इसको हम बोलते हैं द नेशनलिज्म का आइडिया, मतलब इक्वलिटी या नेशनलिज्म उनके अंदर अराउज हो रहा है कि हम कॉमन पीपल हैं और हमें इस बाय बर्थ दिए जाने वाले प्रिविलेज को ख़त्म करना है। तो इस से शेप होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, मतलब किस तरह से ये आपने देखा एक मिडिल क्लास या एजुकेटेड ग्रुप फॉर्म होके आया है, और किस तरह से उनको नए टैक्स के उन्होंने कुछ आइडियाज़ लिए हैं रूसो से, जॉन लॉक से, मोंटेस्क्यू से, और अब वो चाहते हैं एक सोशल चेंज, इन प्रिविलेज को ख़त्म करके, राजा के जो टैक्स लगाने के अधिकार को ख़त्म करके अब एक नए सोसाइटी का फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम जानते हैं एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी तक के लिए इतना ही, बाय।